देखो यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, भले ही वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, एक बार जब क्वेश्चन सामने आ जाते हैं ना, उसके बाद उस पर कॉमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन देखो कितना ईजी था, ये बहुत आसान होता है। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मगर फिर हम ये कैसे पता करें कि जो बहुत अलग अलग थॉट्स मार्केट में चलते हैं कि ये पेपर टफ था, ये पेपर मॉडरेट था, या ये पेपर इजी था, या एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन टफ थे, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट थे, या एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी थे, हम ये कैसे पता करें कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, टफ था, ताकि हम फ्यूचर में उस टॉपिक को उस तरीके से प्रिपेयर कर पाए जैसा यूपीएससी हमसे चाहता है। राइट? आप सबका ऑब्जेक्टिव यही है। तो चीन टपाक डम डम, हम सबका मकसद एक ही है, जस्ट टू बी ऑन अ फनियर साइड। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। लेट सपोजिटली एक स्टूडेंट है जिसने इंटरकास्ट मैरिज और इंटरफेथ मैरिज पे या इंटर रिलीजियस मैरिज पे एक क्वेश्चन पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है इस मेंस को लिखने से पहले। तो अब मुझे बताओ कि उस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन इजी लगेगा, मॉडरेट लगेगा या टफ लगेगा? उसको इजी लगेगा। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने कभी भी इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस, इंटरफेथ ऐसे कोई भी टर्म को नहीं सुना, तो उसको ये क्वेश्चन कैसे लगेगा? हो सकता है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो तो उसे टफ तो नहीं लगेगा, बट मॉडरेट लगेगा, उतना ईजी नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात को? वहीं एक और स्टूडेंट है जिसको यही नहीं पता कि हमारे देश में डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी में डिफरेंस क्या है, और रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल डाइवर्सिटी क्यों है भारत में। उसने ये रीजनलिज्म के टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा, भले वो मेंस का टॉपिक था। तो मुझे बताओ उस स्टूडेंट को ये टॉपिक कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स टफ। वहीं दूसरा स्टूडेंट जिसने रीजनलिज्म के टॉपिक को 2-3 जगह से पढ़ा हुआ है, उसको ये क्वेश्चन कैसा लगेगा? उसको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। राइट? मैं आपको समझाना ये चाह रहा था इस चीज को समझा के कि कौन सा क्वेश्चन टफ, मॉडरेट या इजी होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स प्रिपरेशन, कि आपने अपनी कैसे प्रिपरेशन करी और क्या आपने एग्जाम होने के पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। क्या कभी भी आपने 2 मिनट उस टॉपिक, उस टर्म, उस क्वेश्चन के बारे में सोचा? अगर ऐसा है तो वो आपके केस में क्वेश्चन इजी, मॉडरेट या टफ अलग अलग होगा। तो चलिए, इस लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी सिखाई। जैसे जब हमने ऐसे के पेपर को डिस्कस किया, इकोनॉमी के पेपर को डिस्कस किया, ज्योग्राफी के पेपर को डिस्कस किया, और अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करना चाह रहे हैं सोसाइटी के पेपर को, जो यूपीएससी मेंस 2024 में हमको क्वेश्चंस दिखे। ठीक है? मैं इस पेपर में आपको क्या चीज सिखाना चाहता हूं, सबसे पहले उस चीज को बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को सीखना चाहते हो, देन कंटिन्यू दिस लेक्चर, और एल्स इट्स योर चॉइस। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये सिखाना चाहता हूं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसके पीछे का बेसिस क्या है, मतलब वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया। दूसरी बात मैं आपको यहां पे सिखाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को पूछने का सोर्स क्या है। क्या करंट अफेयर्स में कभी वो टॉपिक आया? क्या न्यूज़पेपर ने कभी उस टॉपिक को कवर किया? फिर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं पढ़ने का तरीका। बस यही तो चीज है जो सीखनी है, पढ़ने का तरीका, कि भैया बेसिस भी है, सोर्स भी है, किताब भी है, मगर कैसे पढ़े कि वो चीज हमारी पढ़ी हुई हो, और न सिर्फ पढ़ी हुई हो, उसको हम लिख भी पाए, इंप्लीमेंटेशन पार्ट। तो मैं वो भी सिखाऊंगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को हमने एग्जाम होने से पहले कैसे पढ़ा हुआ है। देखो, एग्जाम होने के बाद तो हर कोई शक्तिमान बन जाता है कि देखो ये इसमें ऐसा लिख सकते थे, देखो उसमें वैसा लिख सकते थे। मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम होने के पहले हमने इन चीजों को कहां से और कैसे पढ़ा था। अगर आपने वो चीजें पढ़ी होती तो क्या आप उसे लिख पाते, ये आपको खुद को सोचना है। ठीक है? मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जिन्होंने मुझ पे फेथ करके मुझे फॉलो किया और आने वाले टाइम में भी फॉलो करेंगे। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस भी हाथों में उन्होंने अपने टाइम को सौंपा है वो सही हाथों में, कि अगर एग्जाम के पहले हम इन चीज को टैकल कर पा रहे हैं एग्जाम होने के पहले, तो हम बाकी लोगों से आगे, और यही हमको करना है। ठीक है? चलो, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जिसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? ये क्वेश्चन है।
डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्री, मतलब कि भारत। अब मुझे आप सिर्फ 1 मिनट ये सोच के बताओ कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे। ये क्वेश्चन है माइग्रेशन के टॉपिक पे, माइग्रेशन। अब क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि माइग्रेशन का जो टॉपिक है वो न्यूज में कितना चल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने इस क्वेश्चन को टफ नहीं बनाया, उनका थैंक यू बोलो। मैं आपको ये दावे से बता सकता हूं, आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, अगर उसके सामने ये सर्कुलर माइग्रेशन का क्वेश्चन यूपीएससी पटक देता, उस स्टूडेंट से वो क्वेश्चन हिलता भी नहीं। बट अगर आपने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, ये 4 महीने पहले आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जाके देख लेना, ठीक है। ये आपको कहां पे मिलेगा, पॉलिटी के मॉड्यूल में। सर्कुलर माइग्रेशन, ये सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है एंड हाउ इट इज क्वेलिंग फियर ऑफ माइग्रेशन, इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था। ये है वो टॉपिक जहां से ये क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर जिसने नहीं पढ़ा उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका एक स्टैटिक पोर्शन भी होता है। वो क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में हर यूपीएससी स्टूडेंट को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे डाटा की बात करूं तो कितने करोड़ माइग्रेंट्स हैं भारत में, कितना परसेंट माइग्रेशन जो है वो इंटरनल होता है, कितना परसेंट एक्सटर्नल होता है, मतलब दूसरे देश में होता है। जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो किस स्टेट से लोग जा रहे हैं और किस स्टेट में लोग जा रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा क्या कारण है माइग्रेशन के। अगर माइग्रेशन में वर्ल्ड की हिस्ट्री को देखें तो क्या हम 4-5 एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। माइग्रेशन विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया कैसे होता है, इंटरनल माइग्रेशन के प्रॉस कॉन्स क्या है, एक्सटर्नल माइग्रेशन के प्रॉस कॉन्स क्या है, और फाइनली सर्कुलर माइग्रेशन। मुझे सिर्फ आप एक बात ये सोच के बताओ कि अगर आपने इतनी चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं जो कि हमने पढ़ी हैं, या आपके सामने टेलीग्राम पे जाओ, इसकी डेट देखो कि हमने इस टॉपिक को कब कंप्लीट किया था। सिर्फ सर्च करो माइग्रेशन, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसके सर्च बार में टाइप करो माइग्रेशन और ओके करो, आपको डेट दिख जाएगी। तो अगर आपने इस चीज को पहले से इस तरीके से पढ़ा हुआ है, अब आप ये चीज मुझे सोच के बताओ कि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद क्या आप इतने फुद्दू से क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते क्या, कि लार्ज सिटीज जो हैं व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स। जवाब आपके सामने, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मेट्रो सिटीज लिखोगे, एनसीआर रीजन लिखोगे, स्मार्ट सिटीज लिखोगे, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। बट मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एक टेक्निकल आंसर कैसे लिखा जाता है, और वो जो टेक्निकल आंसर है वो मेंस होने के बाद में नहीं, मेंस होने के पहले प्रिपेयर किया जाता है, जो एक सीएस स्टूडेंट है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक स्टूडेंट आएगा उसका दिमाग हिल जाएगा, यार डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में साल भर पढ़ाते रहते हैं, ये डेमोग्राफिक विंटर क्या आ गया, ये कौन सी शीत लहर चल रही है भैया। देखो, एक शांत मन से सोचने की कोशिश करो, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर के बारे में मुझे बताओ। अब डेमोग्राफिक अगर डिविडेंड होता तो बात समझ में आ जाती 1 मिनट में सबको, कोई बात नहीं। अब ये डेमोग्राफिक विंटर का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड सच अ सिचुएशन, इलैबोरेट। अब पहले तो इसको क्रैक करना पड़ेगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि वर्ल्ड मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, राइट। तो देखो, एक बात तो ये साफ तौर पे समझ में आ रही है, डेमोग्राफिक विंटर का मतलब जो भी है वो एज ग्रुप से है ना, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता तो 15 से 64 साल हो जाती जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब एक बार जरा थोड़ा सा नीचे आंखें लगा के देखो, ये शीत लिखा हुआ है, शीत लहर, ठंडा पड़ जाना। आपको नहीं लग रहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का उल्टा होता है ये कुछ, सोच के देखो। और अगर मैंने इस चीज को समझ लिया कि ये उसका उल्टा है, ठंडा पड़ जाना, शीत, तो क्या मैं ये सोच नहीं सकता कि यहां पे जो मेरी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम हो रही होगी, और वर्किंग एज कम हो रही है मतलब एल्डरली लोग ज्यादा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा जापान फेस कर रहा है। बस अगर आपने इस चीज को क्रैक कर लिया कि डिविडेंड का उल्टा है, तो आपने ये भी क्रैक कर लिया कि भैया प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, उस प्रीलिम्स को घुमा के मेंस का क्वेश्चन पटक दिया। समझ रहे हो बात को, उस पर आपको आंसर लिखना है। अब लिखना क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा कि डेमोग्राफिक विंटर की डेफिनेशन क्या है, ये डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या क्या आ सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको हालांकि बता देता हूं कि हमने इसको कहां पे पढ़ा है।
और जितनी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ उतना ही नहीं, इससे बहुत कुछ हमने पढ़ा हुआ है। मैंने आपको कम से कम 4 आंसर राइटिंग के सेशंस दिए हुए हैं डेमोग्राफी पे, है ना। इनफैक्ट मजे की बात बता दूं, जस्ट बताने के लिए, अगर इच्छा हो कभी देखने की, तो अभी 6-7 दिन पहले का न्यूज़पेपर सेशन देखोगे तो वो आंसर राइटिंग के सेशन मैंने होमवर्क में भी दिए थे, जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हो तो। खैर, डेमोग्राफी चेंज किस तरीके से हो रही है ये देखो, ये डाटा है, ये पहले से आपके पास, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। डेमोग्राफी क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल क्या होती है वो हमने पढ़ा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पढ़ा है, डेमोग्राफिक टैक्स के बारे में पढ़ा है, डेमोग्राफिक ट्रैप के बारे में पढ़ा है। अब अगर इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट ने इतने सारे डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा है, तो क्या वो डेमोग्राफिक विंटर के बारे में नहीं सोच पाता क्या एग्जाम में बैठ के? या आप खुद सोचो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोच पाता नहीं सोच पाता, आप खुद सोचो ये, ठीक है। इस टॉपिक को हमने कैसे पढ़ा था? हम जब पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल को पढ़ रहे थे, क्योंकि एक रिमार्केबल माइलस्टोन हमने अचीव किया है 8 बिलियन लोगों का, है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हमने। उसमें हमने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, उससे जोड़ के हमने डेमोग्राफी को पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस पे बहुत सारे हमने मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस किए हुए हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड, डेकेडल ग्रोथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है विच इज एज हाई एज 6 इन द 1950s भारत में, वो अब 2 पे आ चुकी है 2019-21 2.1। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल, आपको याद होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। बस आपका काम खत्म हो गया। मैं तो इससे और ज्यादा आपको 2 स्टेप आगे ले जा सकता हूं जो हमने की हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, तो मैं क्यों लेके जाऊं आप लोगों को। तो मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जितनी बातें आपने मेरे साथ पढ़ी हैं, क्या आप उससे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, आप ये देखते चलो बस, ठीक है। ताकि जो भी अभी स्टूडेंट मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि हाँ यार, हम भी अगले साल लिखेंगे वो जो इस बार स्टूडेंट्स लिख पाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? जैसे ही मेरे स्टूडेंट ने इस प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन को देखा होगा, उसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज हिट करी होगी वो होगी जेंडर बजटिंग या जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। आप इमेजिन करके देखो, अगर आपके दिमाग में प्रोग्राम डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्राम मतलब पॉलिसी, पॉलिसी डिजाइन मतलब बजटिंग, बजटिंग मतलब जेंडर बजटिंग, और अगर आपके दिमाग में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी को देख के जेंडर बजटिंग याद नहीं आ रहा, तो आपने क्या ही प्रिपरेशन करी है। और अब इमेजिन करके देखो कि अगर जेंडर बजटिंग पे आपके पास एक इतना ल्यूसिड मैनर में माइंड मैप पहले से प्रिपेयर्ड है जो हमने किया हुआ है, क्योंकि इस बजट 2024 में इस जेंडर बजटिंग में पार्ट ए, पार्ट बी के साथ पार्ट सी भी एड ऑन किया गया है जिसको हमने पढ़ा था। अगर हमने इस चीज को इतने ल्यूसिड मैनर में कवर किया हुआ है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते या नहीं, आप खुद सोचो। और अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। मैं तो सिर्फ आपको एक कीवर्ड का आंसर बता रहा हूं, प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, जिसको देख के हर स्टूडेंट को जेंडर बजटिंग का टॉपिक याद आ जाना चाहिए। अब जेंडर बजटिंग जब मैं बोल रहा हूं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, फिर वो भले 5 ईयर प्लान में हमने जेंडर बजटिंग में कैसे कैसे काम किया वो हुआ, फिर वो भले जेंडर बजटिंग में पार्ट ए, पार्ट बी, प्रो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम क्या है वो हुआ, फिर वो भले जेंडर बजटिंग का मतलब होता क्या है, क्या स्पेसिफिक बजट निकालते हैं वुमेन के लिए, जवाब है नहीं, इसका कोर पार्ट हुआ, वो सब आ जाना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। चलो, एक हो गई ये चीज। दूसरी चीज आती है कि जब आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि अब जेंडर का तो समझ गए कि ठीक है भैया वुमेन जेंडर समझ गए, अब ये इक्वेलिटी और इक्विटी का क्या करना है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि इक्वेलिटी और इक्विटी का मतलब क्या होता है। रिजर्वेशन जब भी आप पढ़ते हो तो आप ये नहीं पढ़ते हो कि वो इक्वेलिटी के लिए दिया गया या इक्विटी के लिए, तो बस इक्वेलिटी और इक्विटी के बारे में हर एक सीधे स्टूडेंट जानता है कि इसमें क्या लिखना होता है। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द है जो मेंस में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन से डील करता है। वुमेन एम्पावरमेंट, क्या आप ये बात नहीं जानते? जानते हो। अगर आप ये सारी बातें जानते हो तो क्या आप ये नहीं जानते कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को ऊपर लाने के लिए हम किन किन चीजों में इस टॉपिक को पढ़ते हैं? क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ में वुमेन इन जुडिशरी के बारे में पढ़ा है, हाँ या ना? आप खुद सोचो।
अगर आपने वुमेन इन जुडिशरी के बारे में पढ़ा है, इन लेडी के बारे में पढ़ा है विच इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027, अगर आपने मेरे साथ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस पढ़ा, ये क्या है, ये जो जुडिशियल सिस्टम में वुमेन जा रही हैं, ये जो आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन जा रही हैं, ये जो पॉलिटिक्स में वुमेन जा रही हैं, कौन सा बिल पास किया है जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को पार्लियामेंट में? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो ये क्या बातें चल रही हैं? ये यही तो टॉपिक है। ये वुमेन एम्पावरमेंट ही तो कर रहे हो कि जुडिशरी में भेजो, पार्लियामेंट में भेजो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वुमेन होनी चाहिए, हटाओ सारे मर्दों को, आदमियों को। समझ रहे हो क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट है, बस लिखो, खत्म। जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी समझ आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट समझ में आ गया, प्रोग्राम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया। अब क्या कीवर्ड बताया, बचाओ। ठीक है, अब आप यहां पे अलग अलग कीवर्ड लिखते, जैसे कोई पैट्रियार्की के बारे में लिखता, कोई स्कीम में जब इनिशिएटिव वे फॉरवर्ड लिखता तो लखपति दीदी के बारे में लिखता, ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में लिखता। अगर कोई मेरे जैसे एमपी से बिलोंग करता है तो जरूर लाडली लक्ष्मी बहना योजना के बारे में लिखता, हमारे मामा जी की सबसे फेमस स्कीम, राइट। अब देखो, अगर कोई बहुत समझदार होता तो नोबेल प्राइज जो मिला था इस बार इकोनॉमिक्स में, वो वुमेन पे मिला था। और आई होप सो आपको याद होगा, याद है ना, कि उन्होंने बताया था किस तरीके से जो शादी है वो बर्बादी लीड करती है, ये एक यू शेप रिलेशनशिप होती है फॉर मैरिड वुमेन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपका आंसर सबसे यूनिक कैसे होता। कितने लोग इस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को मेंशन करके आएंगे अपने आंसर में, इसको आप खुद सोचो। वेरी लेस पीपल विल मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग इन देयर आंसर। क्लॉडिया गोल्डिन वर्क पढ़ा है हमने ये, उन्होंने कितनी बड़ी रिसर्च करके हमें बताया था कि मैरिड वुमेन का क्या इंपैक्ट पड़ता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। इसको आप कोट कर सकते थे अपने आंसर को लिखते हुए। अब अगर आपने इतनी बातें सोच ली होती, अगर आपने सोच लिया होता कि मैं वर्क प्लेस पे वुमेन को सेफ कैसे बना रहा हूं, उसके लिए मैं कुछ लिख दूं, तो आप खुद सोचो कि क्या इससे बेहतर आंसर कोई लिख सकता था? आप खुद सोचो। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने आपको ये चीज समझा दी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं उठाऊंगा वो ये होगा, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, कैसे इसे इफेक्टिव बनाए सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट से लड़ने के लिए, जो हमारे मुद्दे हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दे। मुझे एक चीज ये सोच के बताओ, मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है। जब भी ऐसा कोई गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर का क्वेश्चन आए, सबसे पहले मेरा हर स्टूडेंट क्या करता है बताओ? सबसे पहले हर स्टूडेंट 3 गोले बनाता है, राइट। उसमें वो क्या करता है, उसमें एक जगह वो लिखता है एनजीओ, एक जगह लिखता है प्राइवेट सेक्टर, एक जगह लिखता है गवर्नमेंट। फिर वो यहां पे बीच में कुछ ऐसी चीजें लिखता है जिसके थ्रू वो बताता है कि अगर ये सब साथ में आके मिल जाए तो आग लगा देंगे, जस्ट ऑन अ फनियर साइड। जैसे आईआरसीटीसी में खाना देना है, प्राइवेटाइज कर दो, अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल लॉन्च कर दो, अच्छा हो जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे गवर्नमेंट मैंडेट कर देगा 2%, सबने पढ़ा है ना मेरे साथ, प्राइवेट सेक्टर को कि बेटा पैसे डाल, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट पहुंच नहीं पा रही सुविधा देने के लिए, एनजीओ को इन्वॉल्व कर लो। मिड डे मील स्कीम करना है, निगरानी रखनी है, एनजीओ को इन्वॉल्व कर लो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, इंसेंटिव दे दिया अभी प्राइवेट सेक्टर को बजट 2024 में कि बेटा जितने भी लोगों को तुम नौकरियां दोगे तुमको तो इंसेंटिव देंगे, जो उनको नौकरी दोगे उनको भी देंगे। एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने इस चीज को दिमाग में बैठा के ये पॉइंट लिख लिए होते, तो मुझे बस एक बार ये सोच के बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, कि अगर ये डायग्राम आपने एक बार बना लिया होता तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाते या नहीं लिख पाते, कि कैसे अगर ये तीनों साथ में आके मिल जाएं तो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। आप ये चीज खुद सोच के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो बोल रहा है रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी। देखो, रीजनलिज्म के टॉपिक पे मैंने कुछ वीडियोस आपको पढ़ाए हुए हैं। क्या करना है, रीजनलिज्म बुद्धि आईएएस टाइप करके देख लेना, ठीक है। बेसिक जितना भी फंडा है वो तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, बस फिर बचा ही क्या। अब मुझे एक बार ये सोच के बताओ कि डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होती है, विविधता, और डिस्पैरिटी का मतलब असमानता होती है। तो डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी टाइप और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। डिस्पैरिटी इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, डाइवर्सिटी इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। अरे तो इंट्रो लिखा जा सकता था, समझ रहे हो। ये चीजें सीखना शुरू करो,
आज सीखोगे तो कल लिखोगे। अब अगर रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल डाइवर्सिटी पे मुझे आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूं? मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भारत में रीजनल डाइवर्सिटी कैसे कैसे बताओ। अरे सिंपल है यार, टेरेन को लेके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिली रीजन है, हमारा प्लेन है, पेनिनसुलार है, हिमालयन रीजन, फलाना ढिमका। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है हमारे यहाँ का, है या नहीं है? बिल्कुल है। वेजिटेशन बहुत अलग अलग है, डाइवर्सिटी है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, अरे मिनरल्स झारखंड में, ओडिशा में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में नहीं है उतने, महाराष्ट्र में नहीं है उतने। कल्चर है, डाइवर्सिटी या नहीं है कल्चर में? भले ही वो लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक हो, फिर वो भले ही क्लोथिंग को लेके हो, वो भले ही फूड पैटर्न को लेके हो, बस डाइवर्सिटी हो गई, ये डाइवर्सिटी है। अब डिस्पैरिटी क्या हो गई? अरे भैया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जॉब्स नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत सारी जॉब्स हैं, तो जॉब्स एक डिस्पैरिटी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, पुणे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मेट्रो सिटीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ये एक और डिस्पैरिटी हो गई जॉब्स को लेके, हाँ या ना? हेल्थ केयर की अगर बात करें तो अर्बन रूरल डिवाइड देखने को मिलता है, बोलो हाँ। अर्बन एरिया में सारी हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज है, रूरल एरिया में नहीं है, ये एक रूरल अर्बन डिवाइड भी हो गया, ये भी एक डिस्पैरिटी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को देखें तो कुछ स्टेट्स में इंटर रीजनल डिस्पैरिटी भी है। इसका मतलब बिहार और यूपी में जॉब्स नहीं है, महाराष्ट्र और मेट्रो सिटीज में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो क्या अगर आप डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी के बीच में डिफरेंस जानते हो तो क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते? क्या आप खुद सोचो, क्या आप आंसर में अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नहीं लिख सकते? क्या कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम सरकार ने इसीलिए चलाया था ताकि डिस्पैरिटी को खत्म किया जा सके? क्या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो नीति आयोग है उसके इनिशिएटिव्स इस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए कि हर जगह टैप वाटर कनेक्शन हमें पहुंचाना है, तो जैसे वो एरिया जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, शिक्षा नहीं है, हेल्थ नहीं है, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम सरकार चला रही है। अगर आप इन चीज़ों को लिखते, इसके आगे और क्या लिखोगे? खुद सोचो, समझ रहे हो बात को? और ये चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग अलग जगह मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, अलग अलग जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं स्पेसिफिकली, मैंने आपको इतना ज्यादा फोकस देके कम से कम 10 बार ये चीज बोली है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं आज भी अगर मैं उनसे सोशल जस्टिस का मतलब पूछ लूं वो इसका मतलब ही नहीं बता पाते हैं। अब आप खुद एक बार ये सोचो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the constitution। जब भी कोई अंग्रेजी का मतलब समझ ना आए नीचे देख लिया करो, परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ, मतलब जो अच्छे इंटेंशन से सकारात्मक पॉजिटिव चीज चेंज करने के लिए कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा, उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा, यह है इसका मतलब। ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि यहां पे अगर सोशल जस्टिस का एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता है तो लिख के क्या आओगे? क्योंकि इंट्रोडक्शन में लिखना ही सबसे पहले यही चीज थी। अब देखो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पे जाओ, सोशल जस्टिस को टाइप करो, बुद्धि आईएएस मिल जाएंगी, सारी चीजें मिलेंगी यार, सिर्फ ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सब मिलेगा। मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा। मैंने उस वीडियो में पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि भैया 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, पहले सोशल जस्टिस को समझ लो। सोशल जस्टिस पे प्री में लगातार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, प्री का क्वेश्चन मेंस में बनाते हैं, मेंस का क्वेश्चन प्री में बनाते हैं। सीख लो, सीख जाओगे तो एग्जाम निकल जाएगी, वरना ठोकर खाते रहोगे। अब मुझे एक बार ये बताओ कि मान लो मैं मान के चल रहा हूं कि वो वीडियो सबने देखा है, अब आप ये समझ गए, बस फिर क्या बचा? सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज सेक्शन, कौन होता है अंडर प्रिविलेज सेक्शन हमारे देश में? बताओ जरा। उसी पर्टिकुलर वीडियो में बताया है मैंने, उसी वीडियो में क्या बताया? कास्ट, वुमेन, ट्राइबल, फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, कास्ट, है ना, ट्राइबल हो गया ना, बस ये 4-5, कास्ट, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ट्राइबल, पीडब्ल्यूडी, यही है। कहां पे आप सोशल इंजस्टिस होते हुए देखते हो? सरकार ने मुझे बताओ नमस्ते स्कीम लॉन्च करी, हाँ करी। मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी होती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग देखो, हर चीज को इंटरकनेक्ट करना सीखो। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग पढ़ाते हुए आपको कोई ये नहीं बताएगा कि सोशल जस्टिस का क्वेश्चन आए तो ये लिखना, ये कॉमन सेंस है। अगर आपको किसी ने सोशल जस्टिस पढ़ाया है, आपको किसी ने मैनुअल स्कैवेंजिंग पढ़ाया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको इसमें लिखना है। समझ रहे हो? ये देखो नमस्ते स्कीम लॉन्च करी थी सरकार ने,
क्या बोला था कि ये जो गटर में उतरते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद होगी, मशीन के थ्रू करेंगे, बोला था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज सक्सेसफुल हो पाई? अरे मल्टीपल टाइम हम लोग देख चुके हैं कि रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ड्राई लेटरिन, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक, गटर एक्सेट्रा डिफाइंड इन प्रोहिबिशन, मगर ये अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ये टॉपिक ही पड़ा था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल प्रिवेलेंट, क्यों चल रही है अभी भी ये सब चीजें होने के बाद? यही उसका आंसर है कि सरकार ने बहुत सारी कोशिशें करी मगर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। सरकार ने नमस्ते स्कीम लॉन्च करी मगर मैनुअल स्कैवेंजिंग को अभी तक सरकार रोक नहीं पाई। ये उसका जवाब है। एजुकेशन का देना है, मान लो आप बताओ कि एकलव्य स्कूल खोल दिए ट्राइबल्स के लिए, इसका रिजल्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आ पाया जो सरकार अचीव करना चाहती थी। ऐसे और तमाम एग्जाम्पल हमने पढ़े, अब मैं कितने बताऊं? ठीक है, तो आप जाके पढ़ो चीजों को, अगर आप पढ़ोगे आपसे चीजें बनेंगी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन पे मैं आपको कितने टॉपिक बताऊं, मुझे बताओ। ग्लोबलाइजेशन पे फिक्स्ड क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड, कि ग्लोबलाइजेशन में माइग्रेशन बढ़ा, हाँ बढ़ा। अनमैरिड मैरिड वुमेन, हाँ। यहां पे अभी फैमिली डाला है, रिलेशनशिप, फैमिली, पर्सनल फ्रीडम। अरे भैया पहली नहीं 50 क्वेश्चन सेम पूछ चुका है यूपीएससी, 50 क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे। ये रहा वो टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ये आपके सामने आंसर है, अभी से नहीं, जब से आज 1 साल पुराना वीडियो है ये। ग्लोबलाइजेशन क्या है, फैक्टर्स लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट। अब देखो कैसे पढ़ाया था, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वुमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये रहे सारे पॉजिटिव नेगेटिव, एल्डरली लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, मैरिज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये रहे पॉजिटिव नेगेटिव। ये पूछा है, ये उतारना था। पेरेंट्स आर टर्निंग टू वेब सीरीज, सेम सेक्स मैरिज इंक्रीजिंग, लव मैरिज इंक्रीजिंग, इंटरकास्ट इंटररिलीजियस हार्मनी इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव में लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल पेरेंटिंग, बॉन्ड ऑफ, ये छापना था बस। हो सकता है अगली बार कास्ट सिस्टम पे पूछ लें, ये रहे पॉजिटिव नेगेटिव, रिलीजन पे पूछा, ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, बस। ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये रहा। डीग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये रहा। क्या पढ़ोगे इससे ज्यादा, बताओ? खुद सोचो आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप ये करो वो करो, आप खुद सोचो, ये चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अब अगर पड़ी हुई हैं तो क्या क्वेश्चन नहीं लिख सकते? अरे उसकी बखिया उगेड़ दोगे आप, समझ रहे हो? अगला, क्रिटिकली एनालाइज द प्रपोजिशन दैट देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, ठीक है, और मेरे नोट से क्वेश्चन सॉल्व होता भी नहीं, मैं इस क्वेश्चन को टच नहीं कर रहा अभी इसलिए, ठीक है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ईजी था, इसको ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, मैं तो सिर्फ यहाँ पे वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी है जिसको मेरे डायरेक्ट नोट से सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट अभी तक मैंने आपको जो इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस वाला ग्लोबलाइजेशन वाली चीज़ दिखाई, मैं आपको इस क्वेश्चन को इसीलिए स्किप करके चल रहा था कि अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत क्रक्स मैनर में एनालिसिस था। बाकी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो टेलीग्राम पे जाके एक एक माइंड मैप को तसल्ली से देखो, शांति से, हड़बड़ी में नहीं। आपको क्वालिटी कंटेंट होता क्या है ये समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि जो एक एक माइंड मैप में घंटों लगा के उसको प्रिपेयर करके उसको लेक्चर जब आपको मैं डिलीवर करता हूं वो कॉपी पेस्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स उसका जो कंटेंट है वो कॉपी किया गया है, बट उसको मोल्ड किस तरीके से किया है, मैंने तो 8 से 10 सोर्सेस को फॉलो किया है। उन 10 सोर्सेस को आप फॉलो नहीं कर सकते। आज 5 साल की मेहनत है वो न्यूज़पेपर का कंटेंट जो डेवलप हुआ है, तो वो न्यूज़पेपर का कंटेंट कॉपी पेस्टेड है, वो मैगजीन्स का कंटेंट कॉपी पेस्टेड है। जब जाके एक माइंड मैप बनता है और जब जाके उस माइंड मैप से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये मेहनत है, ये तुक्केबाजी नहीं है कि आप एक दिन बैठे कहीं से कॉपी पेस्ट किया और छाप मारे सारे क्वेश्चन। द चॉइस इज योर्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।